पथरू रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका एक बेटा था जो जवान हो चुका था। दोनों बाप बेटे किसानों के खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे अपना पेट पाल रहे थे। बेटा, जिसका नाम करीम था, चाहता तो बहुत था कि कहीं दूर जाकर छोटी मोटी नौकरी कर ले, लेकिन उसका बाप घर पर अकेला रह जाता और अगर कभी कभार तबीयत खराब हो जाए तो कौन उसकी देखभाल करता। कुछ समय बाद उसके पिता भगवान को प्यारे हो गए। उसने सोचा, कम से कम अब वो खेतों में मजदूरी तो नहीं करेगा। इसलिए करीम पथरू स्टेशन के मास्टर के पास काम मांगने के लिए गया। उसको पता था कि यहां उसे शायद कोई काम मिले, मगर 10 दिन बाद ही उसे स्टेशन मास्टर ने 200 रुपए महीना पर रख लिया। करीम अब बड़ा खुश था। लगातार 2 महीने तक करीम पथरू स्टेशन पर साफ सफाई का काम करता रहा। मगर फिर एक दिन स्टेशन मास्टर ने करीम को बुलाकर कहा कि तुम्हें 15 दिन के लिए कुनरी भेजा जा रहा है। करीम को अचानक लगा कि स्टेशन मास्टर उसके काम से खुश नहीं है। हालांकि कुनरी स्टेशन पथरू स्टेशन से 4 स्टेशन आगे ही था, मगर करीम ने यहां के माहौल में 2 महीने के अंदर अपने आप को रचाबसा लिया था और यही वो काम करके खुश भी था। इसलिए करीम कुनरी स्टेशन जाने को तैयार नहीं हुआ तो स्टेशन मास्टर ने 10 दिन बाद पथरू बुलाने का वादा भी कर लिया। करीम के पास अब कुनरी जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। करीम के पास अब कुनरी न जाने का एक कारण यह भी था कि कुनरी स्टेशन ठग लुटेरों का गढ़ था। अगले दिन न चाहते हुए भी करीम को अब कुनरी जाना पड़ा। रास्ते भर वो सोचता रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, 10 दिन तक वो अपने काम पर ही ध्यान रखेगा। जब वो कुनरी पहुंचा तो वहां के स्टेशन मास्टर ने करीम को काम समझाया और वहीं पर रहने के लिए एक कोठरी दे दी। 4 दिन बाद कुनरी के स्टेशन मास्टर ने करीम को बुलाकर कहा कि 200 रुपए महीना कमाकर क्या कर लोगे? अगर चाहो तो मैं तुम्हें अच्छा खासा काम दिलवा सकता हूं। मैंने सुना है तुम थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी हो। तुमने ठाकुर अरबन सिंह का नाम तो सुना ही होगा। उसी को तुम जैसे हट्टे कट्टे भोले आदमी की जरूरत है। ठाकुर का नाम सुना तो करीम की आंखें फैल गई। उसने कहा, उन्हें कौन नहीं जानता साहब। मैंने सुना है वे नाजायज तरीके से व्यापार करते हैं और पुलिस तो उनकी जेब में रहती है, मगर मुझे रेलवे की नौकरी करना ही अच्छा लगता है। फिर 4-5 दिन बाद शाम के समय करीम ने खाना खाया, तभी स्टेशन मास्टर के घर जाने का बुलावा आ गया। करीम ने कपड़े बदले और स्टेशन मास्टर के घर की तरफ चल पड़ा। उस समय अंधेरा फैल चुका था। थोड़ी ही दूर चला था कि किसी लड़की ने मीठी आवाज से करीम का नाम पुकारा। करीम चौंक कर रुक गया और सोचने लगा कि इस अनजानी जगह में कोई लड़की मेरा नाम कैसे जानती है, और वो भी इतनी मीठी आवाज में। करीम सुनो। दूसरी बार फिर करीम का नाम लेकर उसकी आवाज आई। करीम अब निडर होकर अपने रास्ते से हटकर उधर ही चल पड़ा जिधर से वो आवाज आ रही थी। जब वो एक पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसकी उम्र 22 से 23 साल के आसपास होगी, वो पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसका बदन एक सफेद कपड़े में लिपटा था, मगर चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। करीम उसे देख ही रहा था कि वो कहने लगी, तुम शायद स्टेशन मास्टर के बुलाने पर उनके घर जा रहे हो। करीम ने हां में जवाब दिया तो वो कहने लगी, तुम्हारा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। आज वहां पर पुलिस का छापा पड़ने वाला है, और अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो 12 बजे के बाद निरंजन की हवेली में आ जाना। करीम ने कुछ और पूछना चाहा तो वो अपना मुंह छिपाकर तेज तेज कदमों से चलती हुई अंधेरे में गुम हो गई। करीम अब अपने जहन में कई सवाल लिए स्टेशन मास्टर के घर की तरफ धीरे धीरे चल पड़ा कि उधर जाऊं या न जाऊं। अगर नहीं गया तो कहीं नौकरी ना चली जाए। रात के 10 बजे होंगे। किसी किसी घर में रोशनी भी थी। जैसे ही करीम स्टेशन मास्टर के घर की गली में मुड़ा तो पुलिस की सीटियों की आवाज ने उसके कदम रोक लिए, और फिर एकदम कई पुलिस वालों ने स्टेशन मास्टर का मकान घेर लिया। रास्ते में मिलने वाली लड़की ने करीम को होशियार किया था। वो सच हो गया था। करीम तेजी से पलटा और स्टेशन पहुंचा। करीम कोठरी बंद किए
चारपाई पर पड़ा रहा। वो सोचता रहा कि अगर आज वो लड़की न मिलती तो उसका फंस जाना लाजमी था। उसके जहन में कई सवाल उठ रहे थे कि 12 बजे के बाद उस लड़की ने निरंजन की हवेली में उसे क्यों बुलाया है, वो उसे क्यों जानती है। सुबह हुई तो करीम ने सोचा कि काम पर ना जाकर उस लड़की का शुक्रिया अदा करके आए, मगर उसने तो रात 12 बजे बाद ही बुलाया था। करीम को अब एक रात में ही ऐसा लगने लगा जैसे वो उस लड़की को बरसों से जानता है और उसे पसंद भी करने लगा है। रात के 11 बजे तो करीम ने कपड़े बदले और दबे पाव निरंजन लाल की हवेली की तरफ चल पड़ा। निरंजन लाल की हवेली के बारे में दोपहर में ही एक साथी से पूछ लिया था कि वो किस तरफ बनी हुई है। करीम ने जब निरंजन लाल की हवेली के बारे में ये पूछा था तो उसके साथी ने करीम को चौंक कर भी देखा था, मगर करीम को इस बात से कोई मतलब नहीं था। उसको तो बस लड़की से अपने सवालों के जवाब लेने थे और उसका शुक्रिया भी करना था। हवेली के पास पहुंचा तो करीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। बाहर से हवेली अच्छी खासी पुरानी हो चुकी थी। बाहर खड़ा करीम सोच ही रहा था कि अंदर जाऊं या ना जाऊं, तभी अंदर से आवाज आई कि करीम अंदर आ जाओ। करीम बड़ा हैरान हुआ और अंदर हवेली में चला गया। हवेली की सजावट ऐसी थी कि करीम ने ऐसी सजावट सपने में भी नहीं सोची होगी। बाहर से इतनी टूटी फूटी और अंदर किसी महल से कम नहीं थी। जब करीम ने लड़की को देखा तो वो लाल रंग की साड़ी में लिपटी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो बोली, करीम मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। करीम ने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने की गर्ज से आया हूं। बहुत देर तक वो करीम के साथ स्टेशन मास्टर और ठाकुर के बारे में बात करती रही, मगर करीम तो उस लड़की के बारे में जानना चाहता था। जब वो चुप हुई तो करीम ने पूछा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। वो लड़की मुस्कुराकर कहने लगी, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, इतनी जल्दी भी क्या है। फिर भी वो कहने लगी, करीम मेरा कोई नहीं है, अब तुम मिल गए तो मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी। करीम ने जब इतना सुना तो उसका दिल खुशी से झूम उठा कि इतनी हसीन और मालदार औरत मुझे अपनाने के लिए पहल कर रही है। अब करीम ने अपने बारे में सब उसे बताया। जब रात का तीसरा पहर भी बीत गया तो करीम न चाहते हुए उठा और वहां से जाने लगा। वो करीम को हवेली के दरवाजे तक छोड़ने भी आई और कहने लगी, करीम तुम कल आओगे ना? करीम ने हां में सर हिला दिया तो वो बोली, मगर रात 12 बजे के बाद ही आना। करीम आकर अपनी कोठरी में चारपाई पर लेट गया। करीम तो अब 7वें आसमान पर पहुंच गया था। पूरा दिन उसने तरफ कर गुजारा। 11 बजे तो करीम निरंजन की हवेली में जाने को तैयार हो गया। दबे कदमों से जब वो कोठरी से बाहर निकला तो वो रास्ते में ही खड़ी मिल गई। दोनों हवेली पहुंचे तो उस लड़की ने अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन करीम को खिलाए। उसका छूना करीम को गुदगुदा रहा था। उसे ये एक सपने जैसा लग रहा था। करीम भी फिर अपनी गरीबी भूलकर अपने आप को एक राजकुमार समझ बैठा। उसने एक सेब उठाया और लड़की को खिलाना चाहा, मगर उसने खाने से मना कर दिया। करीम का दिल तो बुझकर रह गया। फिर वो करीम के गले में अपने दोनों हाथ डालकर कहने लगी, करीम नाराज ना हो, तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर सकती हूं। करीम ने पूछा कि फिर तुमने मेरे हाथों से सेब क्यों नहीं खाया? फिर उसने करीम को अपनी बाहों में जकड़ा और कहने लगी, मैं आजकल सिर्फ दूध पर ही गुजारा कर रही हूं। मगर वो सोच ही रहा था कि आज तक ऐसी खुशी का तो उसने अंदाजा भी नहीं लगाया था। फिर लड़की ने झटके से अलग होकर दूध का प्याला करीम के हाथों में देकर कहा, करीम मुझे ये पिलाओ। करीम ने दूध का प्याला उसके होठों से लगाया तो वो एक ही सांस में सारा दूध पी गई। फिर वो कहने लगी, करीम तुम्हें पाकर मैं अपना सारा दुख भूल गई हूं। काश हम एक दूसरे के हो सकते। वो करीम का जवाब सुनने को बेचैन होकर करीम से फिर नागिन की तरह लिपट गई। करीम को जवाब देने का अवसर कहां था, उस पर तो नशा छा गया था। फिर जब वो अलग हुई तो करीम ने कहा, मैं एक मजदूर आदमी हूं और तुम राजकुमारी से कम नहीं हो, इसीलिए तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी। वो कहने लगी, करीम मोहब्बत
दौलत की भूख ही नहीं होती। उसका जवाब सुना तो करीम लाजवाब हो गया। फिर करीम ने हिम्मत करके उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम रत्ना बताया। करीम ने कहा, रत्ना, मैं चाहता हूं कि पहले थोड़ा धन इकट्ठा करके छोटा सा घर बना लूं, फिर तुम्हें अपनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। रत्ना कहने लगी, करीम, तुम्हें मालदार बनाने का तरीका मेरे पास है, पर डरती हूं कि कहीं तुम अपनी जान न गवा बैठो। करीम ने बड़ी बेसब्री से कहा कि वो क्या तरीका है? तुम्हें अपनाने के लिए मुझे अपनी जान की परवाह भी नहीं। तुम्हें पाने के लिए तो मैं सब कुछ कर गुजरने को तैयार हूं। रत्ना ने वो तरीका अगली रात बताने के लिए कहा। रात का तीसरा पहर बीता तो करीम अपनी कोठरी में आ पहुंचा। रात भर करीम रत्ना के बारे में सोचता रहा। सुबह उठा तो अपने काम में लग गया, मगर दिमाग में तो रत्ना रच बस गई थी। उसका एक एक पल काटे नहीं कट रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि रत्ना के बिना अब वो जिंदा नहीं रह पाएगा। जब रात के 11 बजे तो बेताब होकर करीम निरंजन लाल की हवेली की तरफ चल पड़ा। रत्ना सुर्ख साड़ी पहने हवेली में खड़ी थी। करीम को देखा तो देखते ही लिपट गई। पहले तो रत्ना ने उसे अलग अलग तरह के पकवान खिलाए और फिर करीम ने रत्ना को दूध पिलाया। फिर करीम ने वही सवाल किया कि वो कौन सा तरीका है जिससे मैं अमीर बन जाऊंगा। रत्ना ने कहा, बता तो दूंगी करीम, लेकिन डरती हूं कि तुम्हें कहीं खोने न दूं। करीम ने कहा, तुम इसकी चिंता ना करो, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं होगा, और यूं भी मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा। रत्ना अब बेसब्र सी होकर करीम से लिपट गई और कहने लगी, करीम, मैं जो राज तुम्हें बता रही हूं, मैं इसे कई वर्षों से जानती हूं। काम जोखिम भरा है, लेकिन मुझे यकीन है तुम इसे जरूर पूरा कर लोगे, अगर एक बार तुम्हारे हाथ वो मन आ जाए। करीम ने चौंक कर कहा कि ये मन क्या बला होती है? रत्ना बोली, मन को तुम पारस पत्थर भी कह सकते हो। सांपों में एक किस्म अजगर की भी होती है। अगर कोई अजगर 500 साल पुराना हो जाए तो उसके सिर में मन उत्पन्न हो जाता है, और उस मन को वो अपनी जान से ज्यादा प्रेम करता है। अंधेरी रातों में जब अजगर मस्त होता है तो किसी वीरान जगह पर जाकर अपने मुंह से उस मन को निकालकर गेंद की भांति उछाल उछाल कर उसके साथ खेलता है। फिर दोबारा उस मन को अपने मुंह में रख लेता है। जब मन अजगर के मुंह से बाहर निकलता है तो करीम, तुम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना चमकीला होता है। करीम ने भी ऐसा अपने बुजुर्गों से सुना हुआ था। रत्ना ने फिर बताया कि यहां से 2 कोस दूर पर एक पुल है, जिसके दोनों ओर गन्ने के खेत है। पुल के नीचे उतरकर एक तरफ कच्चा रास्ता है। तुम जाकर कच्चे रास्ते पर खड़े पेड़ों के पीछे छिप जाना, मगर ध्यान रखना, अगर मन से खेलते समय अगर अजगर की नजर तुम पर पड़ी तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। रत्ना ने फिर करीम को बड़ा सा तवा दिया, जिसके एक तरफ लंबी लंबी कील लगी हुई थी। फिर बताया कि जब अजगर अपने मुंह से मन को निकाल ले तो ये तवा मन पर डाल देना। अजगर इस तवे पर सर पटक कर मर जाएगा, मगर ध्यान रखना, तवे को जब तुम मन पर फेंको तो अजगर की नजरों से बचकर, यानी कहीं दूर पेड़ की ओट से ही फेंकना। जब मन तुम्हारे हाथ में आ जाए तो उसे मेरे पास ले आना। मैं तुम्हें सारी बात आगे बताऊंगी। बोलो करीम, करोगे ना तुम ये काम? करीम तो रत्ना के प्यार में अंधा हो चुका था। जान हथेली पर रखकर और तवे को लेकर पुल की तरफ चल पड़ा। रत्ना के बताए अनुसार वो वहां पहुंचा तो थोड़ी ही देर बाद गन्ने के खेत से उसे सरसराहट की आवाजें आने लगी। करीम ने पलटकर देखा तो अजगर एक खाली खेत में आ चुका था। अब करीम उस समय एक पेड़ की ओट में खड़ा सब देख रहा था। अजगर ने अपने मुंह से एक चमकीली गेंद जैसी कोई चीज निकाली और उसके साथ खेलने लगा। करीम का दिल धक धक धड़कने लगा। वो सांप की तरह रेंगता हाथ में तवा लिए अजगर की ओर बढ़ने लगा। फिर एक छोटी सी झाड़ी की ओट से छिपकर तवे को उस मन पर फेंक दिया। भाग्य ने उसका साथ दिया, क्योंकि तवा ठीक मन के ऊपर जा गिरा। अजगर तो अब बेहाल होकर तवे पर अपना सिर मारने लगा और करीम रेंगता डरता उसी पेड़ की ओट में आ पहुंचा। उधर तवे पर सिर मार मार कर
अजगर अधमरा हो गया था, क्योंकि तवे के ऊपरी हिस्से की कीलों ने उसका फन और उसके सिर को बुरी तरह जख्मी कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जब अजगर शांत पड़ गया तो करीम ने 2-4 पत्थर उठाकर अजगर के ऊपर फेंके तो उसे विश्वास हो चुका था कि अजगर अब मर चुका है। करीम वहां पहुंचा। उसने तवा और वो मन उठाया। फिर उसने मन को अपनी कमीज में लपेटा और रत्ना के पास जाने लगा। खुशी और डर से उसके पांव कहीं के कहीं पड़ रहे थे, क्योंकि वो रत्ना को मन हासिल करने की खुशखबरी देना चाह रहा था। रत्ना उसे रास्ते में ही मिल गई और उसे देखते ही बेसब्र सी उससे लिपटकर कहने लगी, मुझे भरोसा था करीम, तुम जरूर कामयाब होगे। फिर उसने मन को करीम से झपट लिया और अपने मुंह में डालकर कहने लगी, करीम अब तुम जाओ, कल तुम जरूर आना, कल हमारे मिलाप का दिन होगा। करीम को रत्ना का यह व्यवहार बुरा तो लगा, मगर उसने सोचा कि शायद रात लगभग बीत चुकी है, इसीलिए उसने ऐसा कहा होगा। आज करीम जब अपने चारपाई पर लेटा तो सोचने लगा कि औरत के हुस्न के जाल में लोग क्या से क्या नहीं कर जाते हैं। एक एक पल काटना करीम के लिए भारी हो रहा था। दिन जैसे तैसे बीता। रात के 11 बजे तो उसने उजले कपड़े पहने और वो निरंजन लाल हवेली में जा पहुंचा, मगर हवेली आज वीरान सी मालूम हो रही थी। करीम ने अंदर का नजारा देखा तो एक बार तो सोचा कि वो गलत हवेली में आ गया है, मगर वो उसी हवेली में आया था जिसमें रत्ना रहती थी। कल तक वो हवेली अंदर से राजमहल से कम नहीं लग रही थी, मगर आज उजाड़ और वीरान सी पड़ी थी। डरता डरता अंदर कमरे में गया जहां पर रत्ना करीम को खाना खिलाती थी। लेकिन ये क्या, करीम तो सर से पैर तक लरज उठा। डर से उसकी आंखें फट गई। चारों तरफ जाले, उखड़ा फर्श, जैसे बरसों से यहां कोई ना आया हो। फिर करीम की नजर एक काली नागिन पर पड़ी जो कमरे के कोने में थी, जो फन उठाए उसी आकार के मन से खेल रही थी जिसे करीम ने अपनी जान दांव पर लगाकर अजगर से हासिल किया था। करीम डर से कांपता हुआ जाने के लिए पलटा तो अचानक कमरे में अंधेरा फैल गया और नागिन की फुंकार करीम के कानों में पड़ी। करीम जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ने लगा तो उसके पैरों में वो नागिन लिपट गई। वो अपने फन को करीम के शरीर पर फेरने लगी। करीम की तो चीख निकल गई। करीम फिर कमरे के बीचों बीच जा गिरा। फिर थोड़ी हिम्मत करके उठा तो नागिन ने करीम की गर्दन को जकड़ लिया। नागिन को हाथ से इधर उधर करते हुए करीम फिर बाहर निकलने लगा तो दीवार से टकराया। दीवार के जिस हिस्से से करीम का सर टकराया वहां से कुछ नीचे गिरा तो करीम की चीख निकल गई। फिर वो बेहोश हो गया। घंटे भर बाद उसे होश आया तो उसके सामने पुराने समय के सोने चांदी के आभूषणों से भरी एक मिट्टी की हांडी पड़ी थी और वहां वो नागिन भी नहीं थी, मगर उसके शरीर पर नागिन के रेंगने के निशान जरूर पड़ गए थे जो अब नीले पड़ चुके थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।